आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 11th फिजिक्स के यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन। आपने अपने चारों तरफ बहुत सारे चांद सितारे देखे होंगे और उनको देख के आपके मन में आया होगा कि ये नीचे क्यों नहीं गिरते, और पृथ्वी जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, किसी रस्सी से नहीं बंधी है, फिर भी वो उसके चारों तरफ लगातार चक्कर लगाए रखती है। वो इस सिस्टम से बाहर क्यों नहीं निकल जाती? ऐसे ही विचार और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में आज इस यूनिट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक दूसरे को ऑब्जेक्ट्स प्रभावित करते हैं इस यूनिवर्स के अंदर। शुरुआत करते हैं इस यूनिट के। नाम जैसे पता है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन है क्या? ये एक तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इस यूनिवर्स के अंदर। वो कोई भी मासिव ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, उसका मास हो सकता है, तो उनके बीच में जो फोर्स काम करेगी उसी फोर्स को यहां पे ग्रेविटेशन कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए बॉडी ऑफ मास m1 से एंड दिस इज अनदर बॉडी ऑफ मास m2. दैट मे बी एनीथिंग, यू कैन सी इट हियर, a globe is shown here and two objects are placed here. तो कोई भी मास हो सकते हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं, जिस फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उस फोर्स को हमने कहा है ग्रेविटेशन। इसके बारे में न्यूटन की एक कहानी आपने सुनी होगी, जहां पे इस ग्रेविटेशन की शुरुआत हुई, जिसमें कहा गया कि न्यूटन ने एक पेड़ के नीचे जब लेटे हुए थे तो उनको एक सेब गिरता हुआ उस पेड़ से दिखाई दिया, एप्पल जिसको कहते हैं, एंड दिस इज दैट ट्री। ये वो पेड़ है। कहां पे है ये? न्यूटन्स एप्पल ट्री कहा जाता है। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के अंदर ये है, जहां पे न्यूटन ने ये वो यहां पे सेब गिरा था और ये वो सारा का सारा पेड़ है। इसी पेड़ के नीचे बैठ के जो साइंटिस्ट हमारे न्यूटन थे, उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। वेल, यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, न्यूटन ने कहा कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं इस यूनिवर्स के अंदर, उनके बीच में जो फोर्स काम करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है, वो उन दोनों के मास और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? According to Newton's law of gravitation, two objects in universe directly proportional, किसके भी directly proportional? Product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. उनके बीच की जो distance होगी उसके inversely proportional होगा। For that, let us consider we have two objects. This is say another object. This is first object, and say m1 is the mass of this object and m2 is the mass of the second object. अब यहां पे कंसीडर कर लेते हैं उनके बीच की डिस्टेंस को r से। r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, कैपिटल R ले लेते हैं। वेल, तो ये इनके बीच में जो फोर्स काम करेगी, उसने कहा द फोर्स F that is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. यानी कि square of the distance r है तो उसके inversely proportional हो जाएगा square के। वेल, अब यहां पे एक क्वेश्चन आपके सामने कई बार हो सकता है, आपके माइंड में आ सकता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस तो यहां से और इस एंड के बीच में भी हो सकती है, डिस्टेंस इस एंड और इस एंड के बीच में भी हो सकती है। दैट्स नॉट सेम। देन व्हाट डिस्टेंस वी शुड टेक? तो यहां पे क्या होगा, जो उनके दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर के बीच में, जो सेंटर है यहां पे, उस पे जो डिस्टेंस होगी, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम यहां पे कह सकते हैं, तो उस डिस्टेंस को यहां पे हम लेते हैं। तो उन दोनों के जो सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हमने यहां पे r लिया है। Now, combining these two, we get that is F is proportional to m1 m2 divided by r square. Now, further we can solve that F is equal to G m1 m2 divided by r square. Where a new letter comes, that is G. What is this G? This G is constant of proportionality, and this G is called gravitational constant. Now let's know about this gravitational constant. Now this gravitational constant may be defined as the force of attraction between the two bodies of unit masses separated by unit distance. How we find that? हमने अभी फार्मूला पढ़ा ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग, दैट इज G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो यहां पे इस फार्मूले को से डिफाइन करना चाहें ग्रेविटेशन को, तो अगर यहां पे मासेस, हमारे पास दो मास हमने लिए थे, m1 इज इक्वल टू से m2 इज इक्वल टू से 1, यूनिटी हो जाए, यूनिट मास हो जाए, एंड उनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज अगेन
1 यूनिट हम कंसिडर कर लें, देन इन दैट केस जो ये फार्मूला बनेगा हमारे पास, देन हम वी कैन राइट दैट दिस f इज इक्वल टू से g, बिकॉज यहां पे m1 हो चुका है, m2 1 हो चुका है एंड यहां पे r भी 1 हो चुका है। तो ये जितना भी फैक्टर यहां पे हम कंसिडर कर रहे हैं, ये जितना भी फैक्टर है, ये सारा का सारा फैक्टर हमारे पास 1 हो जाता है। इन पर्टिकुलर इन दोनों कंडीशंस के अंदर, ये कंडीशन और ये कंडीशन जब हम अप्लाई करेंगे इस फार्मूले के ऊपर, तो ये 1 हो जाएगा। इन दैट केस f g हो जाएगा। एंड यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन बना सकते हैं क्या, कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इक्वल को हम मे बी डिफाइन कह सकते हैं, मे बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। कैसे मासेस हैं, यूनिट मासेस, डिस्टेंस कितनी है 1। तो सिंपल डिफाइन करना चाहे तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट may be defined as the force of attraction between the two objects of unit masses separated by unit distance. Now, let's try to find out the dimensional formula for this gravitational constant. Say we have the formula F that is equal to g m1 m2 by r square. We need to find out the value of g. First of all, let's do that. यहां पे हमारे पास आ जाएगा F r square divided by m1 m2. डायमेंशन फार्मूला ऑफ ऑल दीज क्वांटिटीज, दैट इज फोर्स के लिए यूज करें m1 l1 t-2 एंड यहां पे r के लिए यूज करें तो वो हो जाएगा हमारे पास l2, बिकॉज r एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए l लेते हैं तो l2 यहां पे हो जाएगा हमारे पास। और मास की बात करें तो 2 masses आर देयर, देन m2 वी कैन राइट हियर, देन वी कैन राइट दैट इज m2 m1 यहां पे आ जाएगा, देन m-1 अगेन l1 ये है, l2 ये है, सो दिस विल बिकम l3 एंड t-2 इज देयर, वी कैन राइट दिस दैट इज t-2. So this is the dimensional formula for gravitational constant. Now what is the value of this gravitational constant in SI unit? So the value of this gravitational constant g in SI unit, that is g, that is equal to 6.67 into 10 raised to the power minus 11. Now unit we are using from here, that is g f की जगह पे यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं न्यूटन एंड मीटर स्क्वायर and here per kilogram square. So this is the value of g in SI units. Now let's move further. A new word comes here, gravity. Then what is this gravity? अभी तक जो हमने बात की ग्रेविटेशन के बारे में बात की, ग्रेविटेशन क्या था, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली फोर्स। वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई भी प्लैनेट हो सकते हैं, उनका एक कंडीशन ये थी कि उनके पास मास होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो दैट शुड हैव मास, और उनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है। तो उनमें जो लगने वाली फोर्स थी उसको हमने ग्रेविटेशन कहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा था। बट यहां पे ग्रेविटी, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस अनदर वर्ड, क्यों? क्योंकि यहां पे अगर हम विद रिस्पेक्ट टू अवर प्लैनेट, दैट इज प्लैनेट अर्थ की बात करें, तो उसके रिस्पेक्ट में जब इस तरह की फोर्सेस की कैलकुलेशन करते हैं, देन वी यूज द वर्ड ग्रेविटी। मींस दो ऑब्जेक्ट में से अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाए, देन इन दैट केस दैट ग्रेविटेशनल पुल इज नोन एज ग्रेविटी. So we can simply define that the force of attraction exerted by earth on the object lies near on or on the surface, इसके आसपास या इसके सरफेस के ऊपर, that may be on the surface of this and that may be nearby this, कहीं पे भी हो सकता है. तो उनके बीच में जो फोर्स काम करती है उस फोर्स को हम कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी. एंड ग्रेविटी हमने पढ़ा है कि रिप्रेजेंट करते हैं, वो आगे चल के हम बात करेंगे. अभी क्योंकि हमने दो कांस्टेंट पढ़ा था, एक कांस्टेंट पढ़ा था जी और एक है स्मॉल जी. डोंट कंफ्यूज विद दैट, क्योंकि कई बार सोच लेते हैं कि इसी जी को कैपिटल लिख दिया सर ने, वो नहीं है. यहां पे जो जी है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ये जी है दैट वी यूज फॉर ग्रेविटी. वहां पे यूज करेंगे, कहां पे यूज करेंगे वो आगे चल के हम इसी वीडियो में देखेंगे. इसके लिए एक बार यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है. दूसरा यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रेविटी इज द मेजर ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी. कैसे? क्योंकि देखिए वेट क्या होता है, दैट इज mg एंड फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. हियर दिस g इज एक्चुअली एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन किसके कारण? ग्रेविटी के कारण. सो दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
एंड ये जब काम करती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसको हम कहते हैं, यहां पे बनता है वेट. सो व्हाट अबाउट दिस न्यू वर्ड दैट इज जी, small g, that is acceleration due to gravity. Let's do about that. Now what is this acceleration due to gravity? This is represented by small g. What is this? When object, कोई भी ऑब्जेक्ट, एक हम उसको पकड़ के छोड़ दें और वो अपने आप नीचे की तरफ गिरता है, हमने उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई, तो वहां पे अपने आप अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रही है, वो है अर्थ. न्यूटन ने भी यही देखा था, सेब गिरा अपने आप गिरा नीचे की तरफ. तो ऐसे ही जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो उसके ऊपर जो फोर्स काम करती है, सिर्फ वो फोर्स काम कर रही है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि फोर्स लगेगी, तो न्यूटन ने सेकंड लॉ दिया था. न्यूटन सेकंड लॉ आप जानते हैं, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अभी मैंने भी आपको बताया था. तो जब भी फोर्स उसके ऊपर लगेगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और क्योंकि यहां पे फोर्स सिर्फ और सिर्फ अर्थ के कारण लग रही है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी अर्थ के कारण ही होगा, एंड दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. So we can simply define that, it defined as the acceleration produced in a body when it falls freely under the effect of gravity alone. ये चीज ध्यान रखें. तो जो फोर्स काम करती है, जो एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस होगा, दैट एक्सेलरेशन नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब एक चीज ध्यान रखें, यहां पे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है. दिस इज अगेन एक्सेलरेशन, नाम बदला है, क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी बदली है, तो इसका मतलब वो सेम रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी. इट्स वैल्यू ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? लेट मी टेल यू, दिस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. इट मींस कैन इट चेंज इट्स वैल्यू? बिकॉज आई रिटन हियर सर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो क्या इसके अलावा कुछ चेंज हो जाएगी? दैट मे बी, आगे चल के हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं. तो यहां पे अभी जो रहेगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी. ये किसी भी बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती. मींस एक्सेलरेशन एंड दिस इज फ्रॉम द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये मास पे डिपेंड नहीं करती. यस, मैंने कहा बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो क्या किसी दूसरे मास पे डिपेंड करती है? ना, जब हम कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उसकी यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला जरूर पढ़ते हैं, तो यहां पे भी इसके यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला की बात करेंगे. तो सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला, एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होगा दैट इज m0 l1 t माइनस 2. एंड SI यूनिट की बात करें तो उसका अंदाजा आपको यहां से हो ही गया होगा, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो these are the units for acceleration due to gravity. Now let's derive an expression for this acceleration due to gravity. So for that we consider that this is earth of mass m, and let r be the radius of this earth. Let an object, small object, say of mass small m, is placed on the surface of earth. Then gravitational force acting on this, according to Newton's law of gravitation, that is F, that is equal to G m, small m, mass of the object, and r square, radius of earth. This is the equation number 1. Now according to Newton's second law, force on the object when it is moving, that is F, that is equal to mass into acceleration. This is the acceleration produced in the body, and since we are talking about acceleration due to earth here, तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है वो अर्थ के कारण गिर रहा है, अर्थ की फोर्स के कारण गिर रहा है, ग्रेविटेशनल पुल के कारण गिर रहा है, तो एक्सेलरेशन यहां पे हम उसी का लेंगे. तो यहां पे मैं ए को स्मॉल जी से डिनोट कर देता हूं, तो यहां पे एम जी हम यूज कर लेते हैं. दिस इज से इक्वेशन नंबर 2.
अब यहां पे दोनों केसेस में फोर्स उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, इसका मतलब बोथ दीज फोर्सेस शुड बी सेम। तो यहां पे हमारे पास जो बनेगा दैट इज एम जी दैट इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, देन वी लेफ्ट with g that is equal to gm by r square. This is the expression for acceleration due to gravity. अब यहां से एक चीज क्लियर है कि this acceleration due to gravity have no small m, मतलब यहां पे जो स्मॉल m जो मास ऑफ द बॉडी था, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट था, वो कहीं पे नहीं है। यहां पे सिर्फ क्या है, m that is mass of this planet, सिर्फ ये है, मास ऑफ द प्लेनेट है, रेडियस ऑफ द प्लेनेट है। बट यहां पे जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जिस पे ये एक्सेलरेशन एक्सर्ट किया जा रहा है, उसके ऊपर एक्सेलरेशन काम कर रहा है, वहां पे उस ऑब्जेक्ट की कोई फिजिकल रिलेशन यहां पे नहीं है। इसका मतलब दैट डजंट डिपेंड्स अपॉन द साइज और मास ऑफ द प्लेनेट। तो किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेट्स टॉक अबाउट दैट आल्सो। तो यहां पे नोट करके रखें, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। बॉडी के ना मास के ऊपर डिपेंड करेगी, ना शेप के, ना साइज के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि फार्मूला अभी अभी हमने पढ़ा था, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी एम बाई आर स्क्वायर। तो किस पे डिपेंड कर रही है, मास ऑफ द एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ के ऊपर ये डिपेंड करेगी। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अभी जैसे हमने बात की थी कि सरफेस के ऊपर अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, और वहां पे हमने ये भी बात की थी कि क्या इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। सो हियर इज द आंसर, इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड। बट बिफोर सेइंग दैट, लेट्स ट्राई टू प्रूव इट। सो यहां पे हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और सबसे पहले इफेक्ट देखेंगे हाइट का, क्योंकि अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है वो देखते हैं। तो फॉर दैट लेट अस कंसीडर दिस इज अर्थ ऑफ मास, जिसका मास यहां पे हमने लिखा है कैपिटल एम है, एंड आर विद द रेडियस ऑफ दिस अर्थ, दिस इज आर। नाउ लेट a small object is placed, say this is m, is placed on the surface of earth, and here we talk about the acceleration due to gravity at point p, that is at p, that is equal to g, that is equal to gm by r square. Now what will be its acceleration due to gravity if it is taken from p to q, say up to a height, यहां पे हम कंसीडर कर लेते हैं this height is h, and this time this distance is not remains r, but this becomes from here to here, in which this r and h included, so this becomes r plus h. So the new acceleration due to gravity should have r plus h instead of r. तो फार्मूला क्या बनेगा, यहां पे हम लिख सकते हैं g डैश दैट विल बी इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ दीज टू। सो वी कैन राइट दैट इज g डैश बाई g, दैट विल बी इक्वल टू दैट इज जी एम बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर एंड इनटू आर स्क्वायर, क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो ऊपर हो जाएगा, एंड दिस इज जी एम। नाउ लेट्स कैंसल आउट दीज टू, वी लेफ्ट विद दैट इज आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, यहां से आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, मैं कॉमन ले लेता हूं आर स्क्वायर, अंदर हो बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस एच बाई आर एंड होल स्क्वायर ऑफ दिस। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल करें, we left with 1 plus h by r, and यहां पे 1 by था, पावर 2 था, तो इसको हम कन्वर्ट करके यहां पे लिख सकते हैं -2। Now the ratio of these two, that is g dash by g, is this much. This expression can be solved with the help of binomial theorem. Now let's try to do that with the help of binomial theorem. हमारे पास था 1 plus
h by r and with raised to the power -2. So this will become 1 minus power आगे आ जाएगी h upon r using binomial theorem plus -3 minus 2 divided by 2 factorial into h by r whole square of this प्लस एंड शो ऑन। इस तरीके से हायर टर्म्स भी यहां पे आएंगी। अब यहां पे इसको सोल्व करते तो देखिए h एंड r, h इज मच मच स्मॉलर देन r बिकॉज रेडियस की बात करें तो अर्थ की रेडियस काफी ज्यादा है 6400 किलोमीटर के आसपास एंड h इज मच स्मॉलर देन दैट। सो द रेशियो h बाई r विल बी वेरी स्मॉल, दैट इज मच मच स्मॉलर देन 1 एंड इफ वी स्क्वायर that will be very much smaller that we can neglect higher terms। तो आगे की सारी टर्म्स को हम यहां पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो वी लेफ्ट विद 1 plus h by r minus 2 with 1 by 2h by r। So let's use this instead of this in the formula। तो यहां पे हमारे पास जो फार्मूला आया था इसकी जगह पे वो हमने यूज किया था, दैट इज 1 minus 2h by r। ये फार्मूला बनता है। तो यहां से अब देखा जाए तो g डैश दैट विल बी इक्वल टू, देखिए यहां पे g है, इस g को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, देन इन दैट केस g 1 minus 2h by r। नाउ यहां पे अगर देखा जाए तो r के मुकाबले जो h की वैल्यू होती है वो छोटी होती है। सो दिस क्वांटिटी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव रहेगी। तो इसमें से कुछ ना कुछ घटेगा, स्मॉल आएगी एंड स्मॉल यहां पे आती है, देन इन दैट केस 1 से स्मॉल रहेगा तो g की वैल्यू g डैश से हमेशा स्मॉल होगी। देन फ्रॉम हियर वी कैन से दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी decreases with increase in height। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी घटती चली जाएगी। नाउ लेट्स ट्राई टू डू ए स्पेशल केस, दैट इज what will be acceleration due to gravity at a height equal to radius of earth, that is g की वैल्यू क्या होगी एट h इज इक्वल टू r, जब वो ऑब्जेक्ट की हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ हो जाए। इन दैट केस हमने जो फार्मूला अभी पढ़ा है g डैश के लिए, दैट इज इक्वल टू g 1 minus 2h by r and if I put this value r here you can observe that g 1 minus 2 r by r and in that case this becomes negative and 1 minus मतलब वैल्यू g की नेगेटिव साइन, नो that's not possible, this is wrong, we are not using this is wrong method। then what we should do, हमें कैसे यूज करना है वो चीज देखिए। अभी हमने एक्सप्रेशन जब की थी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए उसमें हमने पढ़ा था g डैश बाई जी और वहां पे हमने एक टर्म निकाली थी दैट इज आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। आप कह सकते हैं कि सर कहां पे निकाली थी, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये टर्म थी, ये इन दोनों की रेशियो निकाली थी एंड दिस वाज दैट। अब यहां पे इसी चीज को हमने यूज किया है, इसी टर्म को यूज किया है और इसकी हेल्प से हम सोल्व करेंगे। अब यहां पे h की जगह पे r पुट कर देते हैं, दैट इज आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस आर होल स्क्वायर ऑफ दिस and we get that is r square divided by 2r whole square of this, then in that case this is equal to r square divided by 4r square, cancelling these we left that is g dash by g is equal to 1 by 4 or I can write g dash is equal to g by 4 means अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जाएं और किस हाइट पे इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ ले जाएं तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/4 टाइम रह जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कितनी होगी वो आपको ट्राई करके देखना है एक बार। सरफेस ऑफ अर्थ आपको कंसीडर करना है यहां पे जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन व्हाट विल बी वैल्यू जी डैश, दैट इज h इज इक्वल टू r। ये आपको फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए। नाउ लेट्स मूव फर्दर।
अभी हमने देखा कि ये तो इफेक्ट था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के ऊपर। अब यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ, यानी जमीन से नीचे की तरफ जाएंगे तो उसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज आएगा या बढ़ेगी या घटेगी। लेट्स डू दैट। तो फॉर दैट एक चीज आप कंसीडर करके चलें कि यहां पे जो अर्थ की डेंसिटी है वो कांस्टेंट मान ली एंड से रो इज डेंसिटी ऑफ अर्थ, एंड इसको हम यहां पे कंसीडर करेंगे कि डेंसिटी ऑफ अर्थ जो है वो कांस्टेंट है। तो यहां पे अर्थ के सरफेस के ऊपर यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू माने तो यहां पे ये चीज हम पहले से कंसीडर करके चले हुए हैं। एम मास है, आर उसकी रेडियस है, ये दो चीजें यहां पे सोल्व करेंगे। देन इन दैट केस जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा दैट विल बी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, एंड हमें पता है m जो होता है दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, और डेंसिटी को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें वी गेट मास। यूजिंग दिस इन दिस रिलेशन वी गेट दिस g दैट विल बी इक्वल टू जी m की जगह पे मैं पुट कर रहा हूं रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल करते हैं, हमारे पास बच जाता है, मैं रो को पहले ले लेता हूं, रो जी 4/3 पाई आर। So this is the acceleration due to gravity on the surface of Earth in terms of density. Now, what about if we goes inside the Earth, that is at a depth of d से मैं यहां से चलता हूं और इस डेप्थ के ऊपर आ जाता हूं यहां पे से दिस इज डेप्थ d, ये हम कंसीडर कर लेते हैं एट ए डेप्थ d। तो हमारे पास सर्कल कितना बच गया अब हमारे पास सर्कल बनेगा, ये येलो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है इस पार्ट के अंदर। क्या फर्क पड़ेगा उससे, देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जब काम करेगा तो इसके अंदर का मास से हम कह देते हैं m डैश है, वो काम करेगा। एंड रेडियस कितनी होगी, दिस रेडियस इज r, सो दिस रेडियस विल बी इक्वल टू दैट इज r माइनस d। तो यहां पे रेडियस कितनी रह जाएगी, r माइनस d। तो यहां पे अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करें दैट इज g डैश due to this, so that will be equal to gm dash divided by r minus d whole square of this। अगेन यहां पे m dash की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो m dash will be equal to that is 4/3 pi r minus d cube and rho। using this value in this relation we get this g m dash की जगह पे 4/3 pi r minus d cube rho divided by r minus d whole square of this। Now अब यहां पे इसको कैंसल आउट करें तो we left with this, so g dash that will be equal to g 4/3 pi r minus d into rho। तो यहां पे मैं रो पे लिख देता हूं, ये रिजल्ट बचता है हमारे पास। नाउ द रेशियो ऑफ दीज टू, इन दोनों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटीज का रेशियो कैलकुलेट करें तो हमारे पास आएगा g डैश बाई g दैट विल बी इक्वल टू दैट इज g 4/3 पाई r माइनस d एंड रो, एंड फ्रॉम हियर g 4/3 पाई एंड r इंटू रो। कैंसलिंग आउट वॉट एवर इट कैन कैंसल, ये सारा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, रो कैंसिल हो जाएगा। वी लेफ्ट विद दैट इज g डैश बाई g दैट विल बी इक्वल टू r माइनस d डिवाइडेड बाई r, एंड इसी को थोड़ा सा और हम लिखें देन वी कैन राइट दैट इज g डैश दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस d बाई r, so into g। so this is the acceleration due to gravity at a depth t। now the point here is that is it decreasing or increasing, let's do that। जैसे जैसे d बढ़ेगा, क्योंकि d बढ़ेगा ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी तो ये सारा फैक्टर एक से कम होगा या पॉजिटिव होगा ऑलवेज। तो पॉजिटिव वैल्यू जब 1 में से सब्ट्रैक्ट होगी सो दिस वैल्यू विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन 1। इसका मतलब
जैसे ही 1 से स्मॉल होगी तो जैसे जैसे d बढ़ता जाएगा ये वैल्यू घटती जाएगी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल आल्सो डिक्रीज. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी decreases with increase in depth. जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती चलेगी. नाउ अगेन वी कैन डिस्कस ए स्पेशल केस हियर, दैट इज व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ. That is when d is equal to r. अभी हमने पढ़ा g dash that is equal to g 1 minus that is d by r, and here d is equal to r, so we can write this g that is equal to 1 minus r by r, cancelling out, so this will be g into 0 and g into 0 means that is 0. तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0. तो वहां पे कोई ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स आपको महसूस नहीं होगी अर्थ के कारण. वहां पे आप भारहीन अपने आप को महसूस कर सकते हैं, आप अपने अंदर जो वेटलेसनेस की फीलिंग लेके आ सकते हैं. सो ये चीजें थी जिसके कारण हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो चेंज होती है. बट वन थिंग मोर, What will be the effect of shape of earth? उसकी बात करते हैं. बट उससे पहले आपको ये एक क्वेश्चन जरूर ट्राई करना है. कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अर्थ. अपनी जो अर्थ है उसकी डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है एंड जो रेडियस आपको अर्थ की लेनी है वो 6400 किलोमीटर लेनी है. कैसे करेंगे ये आपको देखना है, क्योंकि डेंसिटी वाला मेथड अभी मैंने आपको करवाया है, उसकी हेल्प से ही आप डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ. आप सबको पता है कि अर्थ की जो शेप है वो स्फीयर नहीं है. अभी तक जस्ट हम अज्यूम करके चले हुए थे, बट एक्चुअल में वो स्फीरिकल नहीं है, वो एलिप्टिकल है. इसका मतलब वहां पे रेडियस में डिफरेंस है. दिस इज इक्वेटोरियल रेडियस एंड दिस इज आवर पोलर रेडियस. सो यहां पे इन दोनों में डिफरेंस है. आर ई मैं इसको लिखूं और यहां पे आर पी कर दूं इस तरीके से, तो वो दोनों डिफरेंस है वहां पे, और उसी के कारण वहां पे डिफरेंस आता है. क्यों? क्योंकि अगर हम ग्रेविटी का फार्मूला रखे तो वहां पे हमने पढ़ा था जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए gm बाई आर स्क्वायर, एंड यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन राइट इक्वेटर के ऊपर हम बात कर सकते हैं GE दैट विल बी इक्वल टू gm बाई आर ई स्क्वायर, एंड वहां पे अगर पोल की बात करें तो GP हम यूज कर सकते हैं that is gm divided by rp square, and we knows that जो gp re जो है that is greater than rp, re rp से ज्यादा है. और क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जिसके लिए ज्यादा होगा वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी. तो यहां पे इन दोनों का रेशो भी आप लिख सकते हैं या आप इसे ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं दैट इज GE RE ज्यादा है तो GE की वैल्यू स्मॉल, एंड इन दैट केस दिस विल बी स्मॉलर देन GP. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे कम होती है और पोल के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगी. तो यहां तक हमने डिस्कस किया कि कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर चेंज आ सकता है. जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं सरफेस से, या सरफेस पे रहते हैं तो भी वहां पे हमें चेंज महसूस हो सकते हैं ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ. सो दीज वर सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो आज हमने इस यूनिट में डिस्कस किए. इसे नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे. तब तक जो क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के अंदर दिए गए थे उनको सोल्व करने का प्रयास करें. सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे. थैंक यू वेरी मच.